नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में 2 दिन तक डेरा डाले रहेंगे। इस समय उनका मेगा रोड शो चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी बाबा विश्वनाथ का अर्चन पूजन किया और वो भी प्रचार कार्य में लगे हैं। अखिलेश तो सीधे तौर पर कमान संभाले ही हुए हैं, किंतु आज मुलायम सिंह ने भी जौनपुर के मल्हानी से चुनाव प्रचार किया और एक संकल्प कराया कि हम सपा को ही वोट देंगे। 7वें चरण का मतदान 7 तारीख को होगा। 9 सीटें हैं और 54 सीटें हैं, 9 जिले हैं। और अगर इन 54 सीटों की बात करें तो इनमें 29 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी, माने 2017 में, और 11 सीटें सपा को, बसपा को 6 सीटें और उसी समय जो भाजपा की पार्टनर थी, माने अपना दल 4 सीटें, 3 सीटें राजभर जी को जो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। कुल मिलाकर के अगर आप देखें, इसका आकलन करें तो पूर्वांचल का चुनाव माने 6ठा और 7वां चरण बड़ा अहम हो गया है। हालांकि दावे बड़े बड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 6 चरण में हमने 350 सीटें कब्जिया ली हैं। वहीं दूसरी ओर राजभर कहते हैं कि पूर्वांचल की ही 125 सीटों पर हमने कब्जा किया है। अब किसका कितना कब्जा है ये तो खैर 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जो पूर्वांचल के 7वें चरण की भी जो जातीय विषाद पिच है, इस पर लगता है कि मोदी चौका लगाने की फिराक में है। बस वो एंगल देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 2 दिन का डेरा डाल रखा है और ये 7वां चरण भी मोदी के नाम होगा। क्या वास्तव में इस चरण में एक नई दिशा आएगी, एक नई स्मूर्ति आएगी? क्या वो जीत का आंकड़ा पार हो जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से अनिल मिश्र जी। अनिल जी बैंक के अच्छे अधिकारी रहे हैं और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीयता, चिंतन सब पर बराबर अपनी नजर रखते हैं और विचार व्यक्त करते हैं। दूसरे हमारे साथ हैं समाजवादी चिंतक रामगोपाल पुरी। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रामगोपाल पुरी ने तो समाजवाद को सब कुछ समर्पित कर दिया है। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो मुझे इनके ऊपर गर्व भी है। और हमारे एक साथी हैं अंकज जी। अंकज जी कांग्रेस से हैं, बार काउंसिल के को चेयरमैन। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और अंकज जी की भी पैनी दृष्टि है, हमारा भी इनका कोई एक नाता है। खैर, आज हम इसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनिल जी, क्या जो ये जाति पिच चल रही है 7वें चरण की, क्या मोदी फैक्टर ही चलेगा और सीधे तौर पर उन्हीं के चेहरे पर ही वोट पड़ेंगे? क्या कहना है आपका? वर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो ये 2 दिन का प्रोग्राम रखा बनारस में, ये जो 9 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एक परिवर्तन लाएगा। जो जाति का हिसाब चल रहा है वो बदल जाएगा और जो बीजेपी की अपनी पुरानी सीटें थी वो पुनः फिर रिपीट होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो पूरब की जो जनता है वो तो शिक्षित नहीं है। हमारे जो नेता हैं जो जाति पात पर नेतागिरी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके शोषण पे अपनी राजनीति करते हैं। अगर यही चीज वो नेता इनका विकास करें
और बृहद समाज का निर्माण करके राष्ट्र में योगदान दें तो देश कहाँ चला जाएगा। ये जाति पाति खत्म होनी चाहिए। ये जो गरीब वर्ग है, जिस जाति के लेके ये लोग नेतागिरी करते हैं, उनको शिक्षित करें और देश में उनको योगदान करने के लिए आगे बढ़ाएं। काम तो वही आप भी तो करते हैं, बीजेपी तो वही काम करती है। अब वो अपना दल के साथ, निषाद पार्टी के साथ, वो तो चली नहीं, राजभर भी आपके ही साथ होते हैं, वो राजभर, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप भी तो नेतागिरी उसी तरीके की कर रहे हैं जिसके लिए आप दूसरों को कह रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा, बीजेपी का क्या है, मैं यही जानना चाहता हूं। बीजेपी ने ऐसे वर्गों को जोड़ा, तमाम समाज के सभी वर्गों को जोड़ा, जैसे वो गैस कनेक्शन है, आयुष्मान योजना है और श्रम कार्ड वगैरह की, उसमें कोई वर्ग नहीं था, उसमें सब गरीब वर्ग का था, ताकि एक समान समाज बन सके। बीजेपी तो प्रयास कर रही है कि जात पात को नहीं कर रही है, वो तो ठीक अपने कुछ लोग दल बनाए हुए उनको जोड़ा है, मगर बीजेपी उन वर्ग को उठाने के लिए तमाम ऐसी चीजों को लागू कर रही है, और ताकि लोग उस चीजों से लेवल से उठ के राष्ट्र को योगदान कर सके। अरे मेरा एक सवाल आपसे, आपने शुरुआत में कहा कि मोदी जी 2 दिन तक हैं, हालांकि मोदी जी लगातार हैं, कल भी थे, सोनभद्र में थे, जौनपुर में थे, इसके पहले तो लगातार है, खैर काशी में 2 दिन रहेंगे। आपने कहा कि स्थिति अच्छी कर देंगे, क्या स्थिति बिगड़ी हुई है जिसको अच्छी करने जा रहे हैं? इस बिगड़ी हुई स्थिति अभी नहीं है, बीजेपी प्लस कर रही है। योगी जी ने कहा 350 हम सीटें जीत के चल रहे हैं, उस पर भी जो उनका पिछला 325 का था लक्ष्य, उस लक्ष्य को पाने के लिए मोदी जी ने आखिरी जो ताकत झोंकी है कि हम जो पिछला लक्ष्य हमारे पास था, हमारा जो हमने जो उपलब्धियां थी 325 की, उनको हम पुनः हासिल करें। ये और ये जरूरी है कि देखिए अखिलेश भी जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी जुटी हुई है, तो ये कैंपेन है, कैंपेन में तो अपनी ताकत झोंकते ही आगे लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक बात है। रामगोपाल जी, आपने सुना कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि जीत तो हो गई, लेकिन अब प्लस करने के लिए लगे हुए हैं, और इसलिए कि 325 हो जाए, क्योंकि 325 की बात हमारे योगी आदित्यनाथ कर ही चुके हैं। अब बस 54 सीटें ही हैं, इनमें भी बिल्कुल प्लस हो जाएगा तो फिर वही 325 आ जाएंगे। क्या कहना है आपका? डॉक्टर वर्मा साहब, आज से कई साल पहले टीवी सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये सपने बहुत लंबे दिखाते हैं और देखते भी हैं। ये तो आपके लिए भी कहा जाता है। नहीं, हमारे लिए कहा जाता है, मगर अब की जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता इनको हर जगह जवाब दे रही है। कुर्सियां इनकी खाली हैं, इनके विधायक उठा बैठक कर रहे हैं, सब टीवी पर दिखाया जा रहा है, उठा बैठक कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और चुनाव में इनका ना कोई गरीबी, ना बेरोजगारी, ना हेल्थ सेक्टर, कहीं इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं कोई मदद नहीं है। इनका केवल एक सपना है कि कुर्सी कैसे हथियाई जाए और हम बुलडोजर चला देंगे। कानून के नाम पर इनके पास कोई किताब में जगह है नहीं कि कानून भी कोई चीज है। ये सब पर बुलडोजर पर ही पूरा चुनाव उन्होंने कर दिया कि हम बुलडोजर चलाएंगे। और हताशा इस कदर है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक पूर्वांचल जैसी जगह पर 2-2 दिन से स्टे करके और चुनाव प्रचार में लगा है, फिर भी सब कुर्सियां खाली हैं, कहीं कुर्सी इनकी भरी नजर नहीं आ रही है, न जनता इनके पीछे चल रही है। हमारा तो न कोई मंच है, हमारा तो रथ चलता है। तो आपके साथ जनता क्यों आ गई? आपने जनता इनसे हताश है। 5 साल में आपने तो कुछ किया नहीं, हमारे पर आप बैठे रहे, चुनाव में आ गए, और आप आज कह रहे हैं कि वो जनता आपके साथ क्यों आ गई? ये जनता हमारे साथ इसलिए है कि 5 साल तक इन्होंने जनता की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं बात कर रहे हैं आप? अभी देखे मिश्रा जी बता रहे थे, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। डॉक्टर वर्मा साहब, हम सब बात का जवाब दे रहे हैं। ये राशन 200 रुपए का दे रहे हैं और सिलेंडर में 500 रुपए दाम बढ़ाए दे रहे हैं। ये इनकी उज्ज्वला योजना है। राशन देके समझ रहे हैं कि हम सबको खरीद लेंगे। जनता बहुत होशियार है, टीवी देखती है, ये मोबाइल पर सब देख रही है इनके कृत्य। कोई डिपार्टमेंट बेरोजगारों की 500 लोग कानपुर में आत्महत्या कर चुके हैं। कानपुर मंडल में, केवल कानपुर मंडल में आत्महत्या कर चुके हैं, केवल बेरोजगारी से और कर्जे से।
हर 5 मिनट में पूरे देश में किसान और जो शिक्षित बेरोजगार वो आत्महत्या कर रहा है। जो जीएसटी इन्होंने लगाई उस पर तमाम लोगों ने हत्याएं कर दी। इतनी लंबी लाइन लगा दी नोटबंदी में इन्होंने कि उसमें भी 200 लोग मर गए। जो लोग बाहर से विदेशी, जब कोरोना काल में जब बाहर से लोग आए प्रवासी मजदूर, तो उनके पास बसों के लिए इंतजाम नहीं था, लाठी चलवा दी इन्होंने बॉर्डर पर। तो ये सारी जो जनता थी ये सब ने सब कुछ देखा और उसका ये जवाब दे रही है। चलिए अंकज जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं पहले, फिर आगे काम बढ़ाते हैं, अमित शाह भी जाते हैं और वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं और प्रियंका भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब कांग्रेस को भी ये लग गया है कि बस एक ही सहारा है, बसी पूजा अर्चना आराध आस्था केंद्र, इन्हीं के द्वारा ही हम भी लाभ उठा लेंगे? क्या आपको लगता है कि कुछ मिलने जा रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा कभी धर्म पर आधारित नहीं रही, जाति पर आधारित नहीं रही। बहुत थोड़ा सा पीछे जाएं, 89 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। उसके बाद सभी ने देखा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, प्रदेश में नहीं आ पा रहे थे, तो गोविंदाचार्य जी के फार्मूले पे इन्होंने काम किया। उनका फार्मूला क्या था? बड़े बड़े ऑडिटोरियम चला कि हिंदू को हिंदू से कटवाओ, हिंदू को मरवाओ। तो इन्होंने अपना एक रामलला जी को बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद आ गए मौलाना मुलायम। अब उन्होंने कहा यार अगर ये हिंदू जागरूक हो गया तो भाजपा सरकार बनाएगी। तो मुलायम सिंह ने कहा ऐसा करो, हिंदू को मरवा दो। तो उन्होंने हिंदुओं को मरवा दिया, तो मुल्लाओं के नेता हो गए, तो मौलाना मुलायम कहलाने लगे। तो धर्म और राजनीति की जो बीज पड़ा, ये दोनों एक सिक्के के, कांग्रेस और माफ कीजिएगा भाजपा और सपा दोनों पहलू हैं। अब तीसरी बात देखिए, जब मायावती का आपने जिक्र नहीं किया या उनका प्रतिनिधि भी नहीं है, तो मायावती ने बड़ा स्पष्ट कहा कि अरे कहीं हिंदू इधर चला गया, मुस्लिम इधर चला गया तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने सीधे सीधे साफ सवालों को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। तो धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, ये तीनों दल मिलके खूब कर रहे हैं। अब ये दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं ये बताएं, और आप तो इतने पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं प्रदेश के, कि कभी भी कांग्रेस के किसी मंच से कहा गया हो कि साहब हिंदू या मुस्लिम। अब आप देखिए, मैं 1 मिनट और समय लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देखिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी का टोटली जो कैंपेन है वो सांप्रदायवाद, मुस्लिम, दंगा, बुलडोजर आदि आदि। अगर चुनाव आयोग कह दे कि साहब मुस्लिम शब्द को नाम नहीं लेंगे, आप भगवान राम का नाम नहीं लेंगे, आप 2-3 नाम और बता दिए, तो इनके पास भाषण देने के लिए कुछ नहीं है। जो इनका विज्ञापन आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो आता देखिए विकास का, ये बना दिया वो बना दिया। लेकिन जब ये जनता के बीच में जाते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि साहब हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं। अब चुनाव खत्म हो गया तब ये स्टेटमेंट देना धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, तो अभी तक क्या कर रहे थे। अब अखिलेश जी को देख लीजिए, अखिलेश जी 214 या 16 से 42 पे आ गए थे, 5 साल कहीं कुछ नहीं। तो ये तो राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। मेरा सवाल में पंकज जी, ये जी, क्या उसी तर्ज पर राहुल और प्रियंका भी आ गए हैं? बस यही नहीं, बिल्कुल नहीं आ गए। तो ये एक हिंदुस्तान की, भारत की एक दार्शनिक संस्कृति है कि हम भी अगर कहीं अपने किसी काम से जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो वहां के धार्मिक स्थलों का दर्शन कर लेना ये नहीं माना जाएगा कि साहब हम धार्मिक। लेकिन अंकल जी एक लाइन और आपसे जरा जानना चाहेंगे। आपने कहा आप धर्म की नहीं करते, जात की। असल में जात अब आपके पास रही नहीं गई। पहले आपके पास था सवर्णों का वोट बैंक, आपके पास था माइनॉरिटीज का वोट बैंक, आपके पास था दलित का वोट बैंक, और ये सब तीनों खिसक गए। बिल्कुल, एक चले गए बीजेपी के पास, एक चले गए दलित के पास, और एक चले गए जो है सीधे तौर पर दूसरों के पास। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि जब आपके पास कुछ रही नहीं गया तो आप कह रहे हम तो जाति धर्म से दूर है, ये कैसे मान ले? इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ये है कि पत्रकारिता जगत में बात की पुष्टि हो गई कि प्रदेश और देश में अब धर्म और जाति की राजनीति चलेगी, विकास और मुद्दों की राजनीति नहीं चलेगी। तो कांग्रेस अपने किसी भी समय तक इस बात को सदैव जनता के बीच में लाती रहेगी
आज नहीं तो कल सूरज उगेगा। ठीक जब बात। धर्म और राजनीति की बात खत्म होगी, विकास के मुद्दे पर जनता वोट देगी तो कांग्रेस सरकार बनाएगी। ठीक, बहुत ठीक बात आपने कही। अनिल जी, आपने देखा 2-3 बातें हैं। एक तो हमको लगा कि ये जो हमारे राम गोपाल जी, अंकज जी कह रहे हैं, आपके जो विधायक रहे हैं उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है, और सही बात है, कोई उठक बैठक कर रहा है। अभी एक मंत्री बाक आदे, उनका वीडियो वायरल हुआ, और मैं माफी मांग रहा हूं, कोई गलती होती हो तो माफ करना, एक मालिश कर रहा है। अगर आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे तो फिर आपके ये जो विधायक हैं उनको ये सब क्यों करना पड़ रहा? और क्या यही एक सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है बीजेपी के लिए आपके विधायकों ने? ये तो उनके विधायक के व्यक्तिगत विवेक की चीजें हैं। हाँ, कैसे वो आजकल जो प्रचलन चला हुआ है, कोई भी सिटिंग विधायक है या होने वाला विधायक है, वो एक पैर छूने का प्रचलन बन गया। वो जाता है जब मंच पे उठा बैठक तो नहीं, कान पकड़ के करता है। और कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति अपने विवेक से ये करता है, पार्टी का मुद्दा नहीं है, वो अपने विवेक से करता है। अभी ये अखिलेश जी एक मुद्दे को उठा के घूम रहे थे कि तेल मालिश कर रहा था, एक बुजुर्ग बैठा, वो अपने शरीर में तेल मालिश कर रहा था, तो वहां पर विधायक जी पहुंचे तो उन्होंने उनकी मदद की। एक छोटा व्यक्ति, छोटे उम्र का व्यक्ति एक बड़े की मदद करता है, तो ये पॉलिश नहीं हो गई कि हमने उसकी पॉलिश कर दी। ये तो एक सामाजिक व्यवहारिकता है, वो उन्होंने कार्य किया। अगर उन्होंने, आप कह रहे थे कान पकड़ के, तो आदमी कभी कभी अपनी गलती का एहसास करता है और उसके लिए कान भी पकड़ता, तो क्या है, समाज के सामने कान पकड़कर उसको क्या है कि हमारे जो सपा के मुखिया हैं मन से इन छोटी बात, इलेक्शन का मुद्दा ये नहीं रहा है। इलेक्शन का मुद्दा विकास और समाज का उत्थान बचा। लेकिन आप बात कहाँ करते हैं विकास में? आप सीधे जैसा कि हमारे राम गोपाल जी कह रहे हैं कि बुलडोजर के अलावा कोई बात ही नहीं। इसके अलावा क्या बात? गुंडा की बात और बुलडोजर जो आज चले, वो किसकी जमीन पे चले बताइए? हमारी और आपकी जमीन पे चले बुलडोजर चले जिन्होंने गलत कब्जा करके जमीन रखी हुई थी, जो बड़े बड़े माफिया थे। ये गवर्नमेंट क्या करेगी? न्यायालय क्या करेंगे? न्यायालय का छुट्टी ये न्यायालय तय करेंगे कि आप तय करेंगे? गवर्नमेंट नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है, जमीन को कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। सपोर्ट मैं खुद प्रशासन हिम्मत नहीं करता था, उसको ताकत दी कि ये जमीन सरकारी है, उसको खाली कराओ। सरकारी कोई जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। माफियों ने उन जमीन पे कब्जा करके बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा ली थी। अभी तक जो सरकारें थी उनके सामने नतमस्तक थी। अनिल जी, मायावती ने भी एक बयान दिया है। हाँ, और वो क्या कह रही है कि बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों में ही माफिया दिखाई देते हैं और कहीं दिखाई देते हैं। नेपाल बॉर्डर पे जो माफिया राज चल रहा है वो नहीं दिखाई देता। विजय मिश्रा जेल में बंद है, चुनाव लड़ रहे, सिर्फ मुसलमान ही। अब देखिए, 2 बड़े नाम थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। ये बड़े नाम ऐसे पूरब के थे जो इन्होंने एक समाज के अंदर जो भय का वातावरण पैदा कर रखा था। योगी ने अपने आत्मविश्वास से, अपनी कार्यशैली से उनको दिखा दिया कि प्रशासन के सामने कोई माफिया, कोई गुंडागर्दी खड़ी नहीं हो सकती है। और इसके पहले क्या था कि जो सरकारें थी इनके सामने, इनके इशारे पर कार्य करती रही और इनको कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई इनके खिलाफ कोई बोल सके, कि उनका वोट बैंक था। चलिए, अगर वो डिस्टर्ब करते तो उनका वोट बैंक खिसक जाता। चलिए, राम गोपाल, ये बताइए कि ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया, ये तो एक इंजेक्ट कर दिया आप लोगों में। हाँ भाई, अब गुंडागर्दी नहीं होती, अब जो छेड़छाड़ नहीं होती है, अब जो है चैन नहीं लूटी जाती है, अब वाहनों की चोरी नहीं होती है। एक आदमी में तो ये एनसीआरबी एक संस्था है भारत सरकार की। हाँ, वो ये कह रही है कि योगी के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं, 25% अपराध पिछली सरकार से इसमें ज्यादा हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी सरकारी संस्था कह रही है। और कानून का राज चलना चाहिए, ये हम, इससे हम सहमत हैं। मगर कानून का राज ये नहीं है कि आप ये तय कर लें कि ये फला गुंडा है और जब मुकदमे उसके चल रहे हैं जो अपराधी घोषित कर दिया जाए, जो न्यायालय सजा दे उसको तो सभी एक्सेप्ट करते हैं। मुख्तार अंसारी को भी, मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ के आते हैं, ये चुनाव हरावा जाके उनको वहां कहने ये गुंडा है, उनके क्षेत्र में तो कोई जाता नहीं, पैर छूते हैं सब उनके। और जहां तक सवाल, हमारी बात पूरी मिसाल सुन लीजिए, जितना आपने किया, अति किया है गरीब से गरीब की, चाहे जहां आपने झोपड़ी गिरा दी, जब वो बाहर से विदेश से आदमी आ रहा है तो गुजरात में आपने दीवार खिंचवा दी कि गरीबी दिखना नहीं चाहिए। तो यही कानून राज है आपका।
यही कानून का राज है। पूरी कुर्सियां खाली है, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि प्रधानमंत्री पंजाब में जाता है 700 आदमी केवल, सारी कुर्सियां खाली, आपने टोला छोड़ दिया, करे सुरक्षा खतरा पर गया, हो गया हमारी सुरक्षा खतरा। ये सब बातें बहुत हो गई और तुम्हारे ये भारतीय जनता पार्टी की काम चलेगा नहीं। पूरा चुनाव न बेरोजगारी पर है, न रोजगार पर है, न किसानी पर है, लोग इतनी आत्महत्या कर रहे हैं उन पर नहीं है, पढ़ाई पर नहीं है। अभी जो यूक्रेन में लोग विद्यार्थी मारे गए हैं, यहाँ की पढ़ाई से 25 गुना वहां पढ़ाई जाता है, और इस देश का प्रधानमंत्री यूक्रेन में हजारों आदमी फंसा हुआ है, ये बनारस में चुनाव करा रहे हैं। आज तक हमने 50 साल से हम राजनीति में है, हमने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री स्तर का आदमी एक एक विधानसभा में जा रहा है और हताशा से भरे भरे कुर्सी खाली में अपने डिजिटल, उसको एक नया शब्द दे दिया, डिजिटल भाषण कर रहे हैं। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, अब आपका अंत सुनिश्चित है। 10 तारीख के बाद आप प्लान की तैयारी करिए उत्तर प्रदेश से, आपके ऊपर ही बुलडोजर जनता ने चला दिया। चलिए, निश्चित रूप से अंकल जी, मेरा सवाल ये है कि एक मुद्दा बड़ा उठाया है पुरी ने कि कानून का राज होना चाहिए, और कहीं कहीं पर लोग एक मानसिकता भी बन गई है कि भाई माफिया है, इसने इतने लोगों को मार दिया है, ठीक हुआ, बने फर्जी लोगों ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोगों के उत्पीड़न की शिकायतें होती है, हाथरस की शिकायत होती है, उन्नाव की शिकायत होती है, सोनभद्र की बात होती है, ये सब बातें होती हैं, तो जनता क्यों नहीं इसको समझ पाती है? और विपक्ष भी इस बात को क्लियर नहीं कर पाया कि कानून व्यवस्था जो हमारे समय में थी उससे ज्यादा खराब आज है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कानून व्यवस्था का, कि चूंकि मैं न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग हूं, आप जानते हैं जी, इसीलिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, पूरी दुनिया जानती है, प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं कि वो काउंटर था। अब आप थोड़ा सा देखिए कि होटल ताज वाले में जो आतंकवादी पकड़ा गया, का लॉ एंड ऑर्डर जनता को आप कैसे दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था करा? वो पकड़ा गया, चाहते थे आर्मी पुलिस वहां की उसको मार सकती थी गोली, लेकिन उसको पकड़ा, अंतरराष्ट्रीय बात थी, मुकदमा चलाया, दिखाया और फांसी थी। अब आपकी इनकी व्यवस्था देख लीजिए, इनकी व्यवस्था में जब विकास दुबे से झगड़ा हुआ तो इनका सीओ, इनके पुलिसकर्मी मारे गए। अब कानून की बात करें, चाहे अपराधी क्या न हो, क्यों ना ही अपराधी हो, उसकी बहू हो, लड़की हो, अगर उसके ऊपर गोली चलाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है सेल्फ डिफेंस का, भले डकैत क्या न हो, क्या गोली नहीं चलाएगा आपके ऊपर अगर वो अपनी पहले जीवन की रक्षा करेगा। दूसरी बड़ी बात है कि विकास दुबे को आपने पकड़ लिया था, वो मर गया, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास दुबे को मुकदमा चलाती, उसे फांसी दिलवाती, पूरे प्रदेश में मैसेज जाता कि कानून व्यवस्था राजी किया क्या। 4 दिन की ब्याही लड़की को बोले जेल भेज दो, निकलने ना दो। ये बदला लेने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आज आप सरकार में आ गए, प्रभु की कृपा से, भगवान राम के नाम पे भीख मांगी, प्रभु ने दे दी, जनता ने दे दी। यहाँ की जनता तो अंतर्मुखी है, दे दी, भावनाओं में बह गई, आपकी सरकार बना दी। लेकिन अब आप नरवल का कांड देखिए, जिस लड़के की, जिस सरकार में बच्चों पे अरे लड़कियों पे हो तो समझ में आता है, अब पुरुषों में बलात्कार हो रहे हैं, आंख फोड़ दी, क्या दिखा रहे हैं आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, भगवान राम के आदर्शों पे चलने की बात करते हैं। उनके यहाँ तो कानून व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने खाली एक के कहने पे अपनी पत्नी को जंगल में भेज दिया, माता सीता को। तुमने क्या किया? संजीत हत्याकांड देख लीजिए, सीबीआई आप बुलानी पड़ी। मनीष को देख लीजिए, आपके घर पे बेचारा मार दिया गया। किस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था वहां बात की जाती है जब जनता ये कहे कि भैया ये गलत हुआ, मैं एफआईआर लिखाने जा रहा हूं, न्यायालय से मुझे मिलेगा। सैकड़ों कानून पुराने हो गए, 5 साल आपने ध्यान नहीं दिया। लॉ मिनिस्टर आपका भाषण मिनिस्टर रहा, वो खाली बांटते रहे। ब्रजेश पाठक जी जहां जाए 5 लाख बांटा है, 20 लाख बांटा है, दिया कहीं कुछ नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं किया। यूपी में कितने अमेंडमेंट्स की जरूरत है? तो कानून व्यवस्था तो आप बिल्कुल फेल्योर लॉ मिनिस्टर। चलिए मिश्रा जी, सुना आपने, 2-3 बिंदु बड़े अच्छे उठाए गए। एक तो ये मुद्दा उठा दिया गया कि कानून व्यवस्था को लेकर के, और दूसरा एक ये भी कहा जा रहा है कानून है तो कानून से काम होना चाहिए। लेकिन जब ये सीधे सीधे कह दिया जाएगा
कि नहीं, जैसे कि हमारे सपा के राम गोपालपुरी कह रहे थे कि बुलडोजर, अरे भाई किसी का फैसला होगा, आप कानून के जाइए। और एक बात और आपको बता मैं, अभी जो दंगे में जिन लोगों की संपत्ति को इन्होंने लिया था उसमें बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और अब वो वापस करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उस समय कानून के तहत ये किया गया होता, एक एप्लीकेशन दी जाती, कोर्ट से अनुमति ली जाती, शायद ठीक होता, लेकिन आज भी ये स्थिति हो गई है। तो क्या वास्तव में आपको अमन चयन करना है, कानून व्यवस्था करना है, तो फिर क्या आपको कानून को अपने हाथ में लेकर के खुद उसी हिसाब से काम करना है? क्या ये मैसेज नहीं गया जनता में? ये आतंक पैदा कर रहे हैं भाजपा के लोग। नहीं वर्मा साहब, हाँ। ये देखिए, आप मिश्रा जी का कथन भी अपने हिसाब से अपने ढंग से इन्होंने कहा, मगर ऐसा नहीं है। समाज के अंदर कुछ पारिवारिक और कुछ अन्य तरह की चीजें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसमें क्या होते हैं, वो कानूनी स्थिति डिफरेंट होती है। जो प्रशासनिक कानून होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनके प्रशासनिक कानून जो सरकार में मजबूत हुए, बदमाशों पर पुलिस का भय हुआ, डकैती का परसेंटेज 71% गिरा, मर्डर का परसेंट करीब 55% कम हुआ। वर्मा जी ये झूठ बिल्कुल एनसीआरबी खुद कह रही है, ये संस्था मेरी नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि इनके यहाँ 25% अपराध पिछली सरकार से ज्यादा हो गए। तो या तो वो रिपोर्ट गलत है या ये गलत है, ये दोनों में ही, या तो सरकार गलत है या ये गलत। ये केवल आतंक पैदा करने की एक मशीन बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये कहने की बात, चाहे जिसको दबाव बनाओ, ईडी भेज दो, ईडी भेज दो, गवर्नमेंट में इससे ज्यादा आतंक था, कहीं कोई आतंक और नहीं था। मैं इसका गवाह हूँ। एक इशू ऐसा था, एक विधायक जी दरोगा जी को फोन करते हैं और बिना समझे एक बदमाश का फेवर करते हैं। कम से कम इस गवर्नमेंट में कोई विधायक किसी दरोगा को फोन तो नहीं किया, तो उसकी कोई हैसियत नहीं रही गई है। ये भी तो आप समझिए कि जब वो न्याय भी नहीं करा सकता, इससे वो माने आप विधायक खुद कब्जे कर रहे हैं, विधायक खुद आपके यहाँ खुद कब्जे कर रहे हैं की गवर्नमेंट में गुंडागर्दी का शिकायत आतंक उनकी था। है। विधायक खुद कब्जे कर रहे हैं मिश्रा जी। आप पहले जानकारी धरती पर आके देखिए, विधायक कब्जे कर रहे हैं खुद आपके यहाँ, पैसा वसूली कर रहे हैं। ठीक, एक मिनट, बहुत अच्छी बात। मैं राम गोपाल जरा थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 350 सीटों पर हमने कब्जा कर लिया है, बस आखिरी है। दूसरा, रात भर कह रहे हैं कि पूर्वांचल में 125 सीटें जीते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो ये 7वां चरण है पूरी तरीके से जातिवादी व्यवस्था पे चल रहा है? अगर हम बात करें तो आजमगढ़ की बात करें और जौनपुर की बात करें तो लगता है कि वहां पर सपा का बोलबाला है। अगर हम मऊ आ जाए और गाजीपुर आ जाए तो वहां लगता है कि राजभर का जो है मामला है और साथ में निषाद पार्टी का मामला है। अगर हम अन्य की बात करें तो वहां देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना है इस बारे में आप? देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है और साइकिल इतनी तेजी से दौड़ा दी है कि अब ये छोटी छोटी बातें कि मऊ में उनका बड़ा बोलबाला है, इनका कहीं अब कोई बोलबाला नहीं है। इनको चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए अगर ईमानदारी से चाहे तो। बाकी जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सब काम छोड़ के वहीं जुटा है तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है इनकी। ये पूर्वांचल पूरी तरह इनका साफ है, पूरा उत्तर प्रदेश साफ है, पूर्वांचल ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश साफ है, क्योंकि मीडिया इनके साथ है। मीडिया इनके साथ है, इसलिए वो दिखा देते हैं कि वहां भाजपा का कुछ चल रहा है। जो ईमानदार मीडिया के लोग हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं। 1-2% 4% होंगे, बाकी सारे मीडिया के लोग और जितने आरएसएस के और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भैया ब्राह्मणम को दे रहा है, कहीं जनेऊ दिखा रहे हैं, कहीं गलती मान रहे हैं। जिस आदमी की तेल मालिश इनके मंत्री ने किया, पहले उससे ये पूछे कि तुमने अपने पिता को कहाँ रखा है। उनके पिताजी, मेरी अच्छी जानकारी है कि वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, ये दूसरे की मालिश कर रहे हैं, अपने पिता को वहां भेज रहे हैं। इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। ये न तो कानून का राज चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को। मेरा सवाल ये जो ये 350 सीटों का दावा किया जा रहा है, ये नजूमी है, ये नजूमी है। इन्होंने खुद ये मुंगेरी लाल का, हमने शुरू कहा ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने
वो आता था सीरियल, तो उसमें वो जहाँ उसके हिचके आप बताइए कि छठे चरण तक क्या स्थिति है, ये आप बताइए। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उसमें हमारे जो को पार्टनर है वो सब मेरे साथ हैं, पूरी ताकत से लगे, वही सब चुनाव जीत रहे हैं, इनका कहीं कोई बोलबाला नहीं। माने आपने जो आखिर में ये कह दूं कि मैं आप जो समीकरण आप लाए हैं उस समीकरण से इतना उत्साहित है कि ऊर्जा मिल गई है कि अब आपको लग रहा है कि बिल्कुल सरकार आपकी बनने जा रही है। नहीं, हमको ऊर्जा क्या, जनता ऊर्जा दे रही, हम क्या दे रहे हैं? ठीक बात है, जनता ऊर्जा दे रही, जनता साइकिल के पीछे चल रही। हमारे पास ना कोई किराए के आदमी आ रहे हैं, ना बसों से ढोए जा रहे हैं, ना ट्रैक्टरों से ढोए जा रहे हैं। जनता एकदम से सैलाब उमड़ता है जिस जिले में हमारा नेता जाता है, तो ये क्या बता रहे हैं? जनता खुद बता रही है। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के चौके की, और मोदी का इस समय आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण काशी से। मेगा रोड शो है, 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, भारी जनसमूह है, और ये माना जा रहा है कि जो कुछ भी कमियां होंगी, जो भी फिजा में कमी होगी, सब मोदी आज और कल में दूर कर देंगे। यही काम मोदी ने 2017 में भी किया था। मैं अंकज ये जानना चाहता हूं कि क्या मोदी का फैक्टर, मोदी का चेहरा इतना जादुई है कि जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 350 सीटें हमको मिल गई है, और जैसा हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि बस मोदी जी 325 से पहुंचा देंगे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी का चेहरा जादुई नहीं रहा तो उन्हें दिल्ली से मोदी जी को बुलाना पड़ा। और मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री हैं, और भीड़ जो आपके भी चैनल पे हम भी देख रहे हैं सामने चल रही है, ये जो भीड़ चल रही है ये अपनी उनकी बनारस में चल रही है, और बनारस के जितने नेताओं भीड़ कैसे लाई जाती है और क्यों लाई जाती है ये किसी से छिपा नहीं है। अब मोदी जी का चेहरा जादुई फैक्टर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है या नहीं है, ये तो 10 तारीख को पर्दा उठने के बाद ही पता चलेगा। और बड़े बोल बोलना तो हम लोगों की सनातन संस्कृति में नहीं है। बड़े बोल बोलने के लिए सपा है, भाजपा है, बसपा है। हम तो यही कहेंगे कि 10 तारीख का इंतजार करिए और प्रत्याशित नतीजों का इंतजार करिए। क्या मतलब आपको कुछ अपने भी नतीजों पर कुछ चमत्कार दिखाई दे रहा है? अपने नतीजों में सर चमत्कार नहीं है, लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज है, क्योंकि जिस तरीके से नेतृत्व ने मेहनत करी है, नीचे से इस तरह प्रियंका मैडम ने जो मेहनत करी है, इनिशियल स्टेज से संगठन को दोबारा खड़ा करने में जो सकारात्मक भूमिका निभाई है, उसकी एक छोटी सी बानगी ये भी महानगरों में देखने को मिली कि इलेक्शन के पहले अधिसूचना जारी होने के पहले ही गली गली वार्ड कांग्रेस ने जागरूकता रैलियां निकाली, जो परिणाम है वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ाना। और जहां जिस विधानसभा में विकास के मुद्दे पर वाकई जनता ने वोट दिया होगा तो कांग्रेस वहां सीट जीतेगी। धर्म जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर, माफिया के नाम पर तो जनता ने वोट दिया होगा, तो वहां तो भगवानी मालिक है। अनिल भाई साहब ने पहली लाइन कही कि पूर्वांचल की जनता शिक्षित है। अभी आपने बोला था पूर्वांचल की जनता कम शिक्षित है, आपने कहा था साहब कम शिक्षित है। तो कम शिक्षित से क्या मतलब? हमारी नानी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन दुनिया का ज्ञान है उनको, 94 साल की है, हालांकि एक कन्नौज की रहने वाली है। तो तमाम नानी और दादी हैं अशिक्षित हैं उनसे, और आज के शिक्षित लोगों से कहीं ज्यादा उनके अकल है। तो ये बात नहीं मानी जाएगी। जनता शिक्षित हो अशिक्षित हो, लेकिन आम जनता अपना हित स्वयं जानती है, कहां उसे मुहर लगानी, कहां बटन दबाना है। नहीं, इनका कहना है कि चूंकि जो जहां पर अशिक्षा होती है वहां पर जातिवाद का बोलबाला होता है। तो अगर पूर्वांचल में आज जाति विषाद की पिच बिछी हुई है जिस पर मोदी चौका लगाने की बात कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि वहां की जनता अगर पढ़ी लिखी होती तो वहां पर जातिवाद का बोलबाला नहीं होता। ये कहना ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, पूरा प्रदेश जानता है कि पूर्वांचल में सीधी लड़ाई ब्राह्मण और ठाकुरों की है। वहां किसी तीसरी जात का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से ये कहते हैं कि नाराज नहीं है, लेकिन ब्राह्मण की जो दुर्दशा इन्होंने पिछले 5 साल में की है,
तो वो 10 मार्च को मैं क्या कहूँ, तो मजा आएगी, आप भी देखिएगा, हम भी आपके साथ देखेंगे। हाँ, साथ नहीं देखिएगा, आप यहीं बैठिएगा आकर के और रिएक्शन भी दीजिएगा, रिएक्शन भी दीजिएगा। हाँ, तो ये चाहेंगे। मिश्रा जी, क्या लगता है कि जो कैंपेन में बुलडोजर चला, आतंकवाद चला, गुंडा चला, माफिया चला, क्यों नहीं, अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं मान के चलता हूं, क्यों नहीं विकास की बात की गई, क्यों नहीं महंगाई की दूर करने की बात की गई, कहीं पर बेरोजगारी की बात क्यों नहीं की गई? और आज स्थिति ये है कि ये कहा जा रहा है कि छठा चरण योगी का फैक्टर और 7वां चरण मोदी का फैक्टर। अब क्या इस चेहरे पर बीजेपी आ गई है, क्योंकि अब उसके मुद्दे जो है कहीं चले नहीं, क्या ये हम मान के बैठे? वर्मा साहब, हाँ, शुरुआत किसने की थी? जब टिकट वितरण की बात चल रही थी तब एक तंज निकला था सपा मुखिया का, मोदी को घर वापस भेज दिया गया, वो योगी को घर वापस भेज दिया गया, अब वहीं के रहेंगे उनको। तो तंज कहां से शुरू हुआ था? तंज वहां से शुरू हुआ था। यहाँ तंज की बात नहीं, मुद्दों की बात है। हाँ, अभी तंज तो वो भी कर रहे थे, तंज वो भी कर रहे थे। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि बीजेपी के पास अब केवल योगी मोदी फैक्टर या वाई ही रह गया है, और उसी पर छठा चरण उन्होंने योगी के नाम पर फैक्टर चला और अब मोदी के नाम। मैं सीधा सीधा विकास की बात कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा। मेडिकल कॉलेज बनाए, हाँ, एक नहर परियोजना को, नदियों को जोड़ने का काम किया, कॉरिडोर बनाया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, बड़े हाईवे बनी, को मुद्दों को देख ही नहीं रहा। यहाँ तो जात पात पे चुनाव आ गया, यहाँ पर कहते मौर्य जी निकल बैठे, राजभर निकल बैठे। कहां से निकले तो आप ही क्या से? पहले आपने उनको रखा अपनी तिजोरी में, तब आपने अपना फायदा उठाया। कहां निकले, कहां से? जनता को भ्रमित मत करिए। उनको तो समझ में आया कि यहाँ दाल नहीं गल रही है, 5 साल तक वो मलाई खाते रहे। 5 साल तक मलाई नहीं, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को वही हाल हुआ ना, लोगों की मदद करिए, आपने की नहीं, चले गए बाहर की शादी में गए तो रसगुल्ले में चाशनी नहीं है, मतलब वही हाल किया फूफा जैसा कि 5 साल तक मलाई खाई, जब देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है उसे पैसा बदल दिया। तो ये, और राजभर जी गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, जब वो अनाप शनाप चीजें को बक रहे हैं, उनकी कोई जवान में लय नहीं है, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। समाज के आप किस लिए बैठे हो? आप कहते हो समाज का शोषण कर डाला, क्यों कर डाला समाज? आप काहे के लिए बैठे हो? आप इतने बड़े मुखिया बने बैठे हो, इतना बड़ा पद आपका है, शोषण दिखाओ ना समाज का। किस शोषण हुआ? शोषण करने वाले तो आप ही हो ना, लाठी चलाने वाले तो आप ही हो। आप शोषण को लेके आओ, किसका शोषण हुआ है? आप चिल्ला रहे हो शोषण कर डाला समाज का, गरीबों ये कर डाला। आप दिखाओ, प्रत्यक्ष दिखाओ ना, कह रहे हो झूठ बोल रहे, आप दिखाओ ना, झूठ आप बोल रहे हो, आप दिखाते ही नहीं हो। शोषण कर डाला, समाज को बांट डाला, ये ऐसा कर डाला, आप कुछ कर है कहीं कुछ आधार नहीं। मान में बात हो गया। हाँ। 2 बातें आपने की, हाँ। उन 2 बातों में बड़ा दम है। हाँ। एक तो कहा आपने कि विकास को सुनता नहीं है, कौन नहीं सुनता, नंबर 1। और आपने कहा जातिवाद का बोलबाला है, तो इस जातिवाद के बोलबाला से किसको लाभ हो रहा है? भाई समाज को, मैंने पहले कहा था, हाँ, जहां पर ये चुनाव 6 और 7 फेज का हो रहा है, हाँ, हाँ, वहां पर प्रॉपर शिक्षा का अभाव होने की वजह से। नहीं, आपने 2 बातें कही। हाँ, एक तो ये कही कि विकास की कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए सब इस तरीके की बातें। तो क्या आप जनता जो है विकास की बात नहीं सुनना चाहती? नंबर 1, तो क्यों नहीं सुनना चाहती है? या फिर हम उल्टा ये कह दें कि आपके पास विकास? देखिए, 5 साल में जिस गवर्नमेंट ने वो काम किए जो पहले क्या होते थे, वे कर लेना, ऐसा कोई फाइल नहीं तैयार। मेरा सवाल ये कि विकास की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? अशिक्षित है इसलिए? अशिक्षित इससे, और दूसरा तो अब दूसरा क्या, जो इसकी गवर्नमेंट में स्वच्छ फ्री होकर गलत काम नहीं कर पाए, वो सब विरोध में। चलिए, अब मेरा सवाल जातिवाद का बोलबाला, अगर आप ये देखिए तो ओबीसी यहां पर एक बड़ा फैक्टर होकर के सामने आया। नंबर 1, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 17% मुस्लिम भी है। अगर हम इसी समीकरण को लेकर के चलें, और जिस समीकरण को आपने 2017 में अपनाया वो आज सपा अपना रही है, ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने
क्या मुश्किलें हैं, कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे भाजपा उनका सामना करेगी। देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा समझते हैं चीजों को, वो भाजपा गवर्नमेंट को अच्छा कह रहे हैं, उसके कार्यप्रणाली को अच्छा कह रहे हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भाजपा गवर्नमेंट में अपने मन से काम करने को नहीं मिला, तमाम रेस्ट्रिक्शन थे, गलत काम नहीं कर पाए, जैसे मुस्लिम वर्ग का है, बहुत उसमें जो अच्छा मुसलमान है आज भी भाजपा के फेवर में बात कर रहा है। अब नहीं कर रहा, पहले कर रहा था। हाँ, पहले कर रहा था कि मतलब क्या कि एक उसको क्या कहते हैं, एंटी बीजेपी एक मूवमेंट बनाया गया, सोशल इंजीनियरिंग डेवलप की गई। अरे मूवमेंट तो आप ही ने बनाया, हिंदू मुसलमान कौन करता रहा? फिर उसमें भी मूवमेंट आपने बनाया, आप भ्रमित कर रहे हो जनता सब। किसने सोचा 3 तलाक के मुद्दे के बारे में, उन महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के हित के बारे में कभी किसी ने सोचा? इतनी गवर्नमेंट आपके यहाँ कितने तलाक आपको मालूम है? न्यायालय क्या कह रहा है कि जो तलाक के मामले हैं हिंदुओं के उससे 3 गुना ज्यादा है। वो तलाक कभी बात की आपने? हिंदुओं पर आपका ध्यान नहीं है। वो आपकी सहमत वहां पर आपकी बन नहीं तलाक, यहाँ पे क्या था, 3 बार का तलाक हो गया। ऐसा कहीं नहीं होता था, ना आज भी है। तो उनके 3 तलाक के पर्सनल लॉ में ऐसा कोई चीज नहीं है कि उन्होंने कह दिया तलाक हो गया। लेकिन जब मैं बड़ा सीधा आप बताइए कि ये जातिवाद की जो बात है उससे किसको लाभ हो रहा, कितना? आपने ये कह दिया जो समझदार है, समझदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि ये सीधा सवाल ये है कि आपके पास 29 सीटें थी पिछली बार, इस बार क्या आंकड़ा दे रहे हैं आप, ये बता दीजिए। जितनी हमारे पास सीटें थी, हाँ, उसमें कम नहीं हो रही है, 20 कम हो रही है कम से कम। हाँ, आप बताइए राम गोपाल जी। उसमें 20 कम हो रही है, 9 आ जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है इनके लिए। 9 आ जाए भाई, ये तो कहते रहे। अभी आपने पंडित जी ने एक बात कही कि राम मंदिर, अब ये तो ये भी कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब ये राम, ये दशरथ के भी पिता हो गए, ये राम को ये लोग ले आए। कैसा ढपोर संखी बातें कर करके जनता सब जान गई इनकी बातें। ये इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का। ओबीसी का जब फायदा था तो अपने यहाँ रख लिया, और जब ओबीसी का काम नहीं कर पाए उसने आरोप लगाना शुरू किया तो वो कह रहे हमने उनको बाहर कर दिया। ये सब बातें इनसे अंकल जी, जनता ने खूब जवाब दिया। अब सीधा सवाल ये है कि हम आपसे खाली एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि ये जो 7वें चरण का चुनाव हो रहा पूरे जातिवाद पर हो रहा है या फिर वहां कोई मुद्दा चल रहा है, या ये चुनाव जो 7वें चरण का मुद्दा विहीन है और सामने मोदी का चेहरा है? बस सर, ये 7वें चरण की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश के सातों चरणों की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 26 जिले घूम के आया। ये चुनाव चल रहा है सीधे भाजपा भगाओ किसी को लाओ, और कहीं कोई मुद्दा नहीं। और जातिवाद का मुद्दा तो दोनों ही पार्टियां प्रमुखता से कर रही हैं। ये बेसिक हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी हिंदू में तमाम हिंदू निकाल रखे हैं उन्होंने। अब विडंबना देखिए, 4% यादव हैं प्रदेश में, और छाती ठोक के कहते हैं 18% मुसलमानों से कि साहब हमको वोट दो, हम तुम्हारे नेता। मिश्रा जी, आपकी जानकारी में हम बता दें कि 18% नहीं, हम 12% यादव। मुख्यमंत्री उसके बाद अब आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ मूठ की सरमाएदार बनी, ब्राह्मणों की झूठ मूठ की, और तमाम दलों को। और एक बड़ी मजेदार बात देखिए दोनों ही पार्टियों में कि जिनको टिकट दी है कोई ना बेसिक भाजपाई है ना कोई बेसिक सपाई है। कहीं टूट फूट के कुछ बसपा के आ गए, कुछ कांग्रेस से आ गए, कुछ भाजपा से आ गए, तो भाजपा में कुछ कहीं से चले गए, कुछ कहीं से चले गए, कुछ कहीं से चले। बेसिक कोई नहीं है, बेसिक गणित सिर्फ इतनी है दोनों की, एनी हाउ किसी भी प्रकार से हम सरकार बना लें, बस प्रदेश को बचाने की कोई बात नहीं। एक सरकार बना ले। आखिरी में इसमें 80 और 20 का भी मुद्दा उठाया गया, मतलब ध्रुवीकरण की बात की गई। ये मिश्रा जी, ध्रुवीकरण हो पाया कि नहीं हो पाया? इसमें जो 80 और 20 की बात थी, हाँ, इसका गलत ढंग से इंटरप्रेटेट किया गया। अच्छा, उनका एक कहना यह था कि 430 सीटों में 80% सीटें हमको मिलेंगी, 20% ये मिलेगी। ठीक बात है, ठीक है। और उसको अच्छा, ध्रुवीकरण के बारे में क्या कहना है आपका? ध्रुवीकरण तो ये तो पार्टी दूसरी पार्टी करती है। अच्छा, तो हम तो बीजेपी प्योर किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, चलिए पूरे हिंदू बेस पे लड़ रही है। चलिए, ध्रुवीकरण का कोई सेंस नहीं है। मेरा एक सवाल का जवाब कि ये जो ध्रुवीकरण की बात की गई नहीं चल पाए, क्या इसमें अखिलेश ने भी कोई गेम खेला? आपकी एमवाई को एक किनारे कर दिया, सीटें भी उतनी ज्यादा मुस्लिम को यादव को नहीं दी, और उसकी जगह तवज्जो जो है गैर यादव को दे दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया
किया कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, उसके अगेंस्ट कौन आदमी खड़ा है, उनके फेशियल वैल्यू किसकी है। तो हमारी समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, भुखमरी, कोरोना काल में दिक्कतें, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, इनकी बात को लेके हम आगे बढ़े और जनता ने इस बात को समझा और हमारे साथ हो गई। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 2024 के लिए तैयारी कर रही है, पिच बना रही है। अभी कहीं चुनाव में नहीं है, वो पिच बना रही है 24 का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए जनता का ये मैंडेट है। जनता इसीलिए हमारे साथ है। हमारे यहाँ ना ओबीसी है, ना कोई बैकवर्ड है, ना कोई शेड्यूल कास्ट है। हमारे यहाँ सब उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और सब हमारे साथ हैं। चलिए, नहीं तो ध्रुवीकरण चला क्यों नहीं? खाली एक लाइन ध्रुवीकरण तो इनकी तरफ से चला, हम ध्रुवीकरण करते ही कहाँ हैं? नहीं, आप नहीं करते, लेकिन चला नहीं, नहीं चला इसलिए नहीं, जनता समझ गई है, मजा लेना चाहिए। अंकल जी, अंत में ध्रुवीकरण चला नहीं, धर्म भी नहीं चला, खाली जातिवाद चल रही है, बस एक लाइन में बेरोजगारी। ठीक बात। पूरी तरीके से ये चुनाव जातिगत चुनाव है जी। भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधाओं ने 80-20 का नारा दिया, अब ये बता रहे हैं कि ये शायद कैबिनेट में हो बड़े भाई मिश्रा जी, कि साहब मेरा मतलब ये नहीं था। ये कितना गलत संदेश गया पूरे भारत में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा एक मुख्यमंत्री इतने बड़े सूबे का एक कह रहा है कि साहब 80 हमें 20 तुम हो। क्या संदेश देना चाहते हो? मतलब समाज को किस तरीके से नष्ट और भ्रष्ट करना चाहते हो? चला क्यों नहीं? चला इसलिए नहीं क्योंकि आम जनता समझ गई कि 80-20 करने से 20-80 नहीं होगा। सादगी रखनी पड़ेगी, समाज में सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। नारे से काम नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक बात। धरातल पे उतरना पड़ेगा, तो जनता ने आपकी धरातल पे उतारा। इसके प्रतिफल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था 15 और 85 का नारा दिया था वो ठीक है, जिसने जो नारा दिया हो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपको, पुरी जी आपको, अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया और निश्चित रूप से जो 7वां चरण है बड़ा अहम है, क्योंकि इसकी कमान मोदी ने संभाल रखी है। मोदी का चौका कहां तक जाएगा, कितनी दूरी तक जाएगा और वो पिच कितनी कामयाब रहेगी उनके लिए, ये दिखेगा 10 मार्च को। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।